जिनका नाम सुनकर हमारा मन श्रद्धा से झुक जाता है, हमारे मन में विश्वास और प्रकृति के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। वैसे हमारे गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी हमें उद्बोधन करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, सूर्या फाउंडेशन, INO, नई दिल्ली और गुजरात राज्य योग बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रतिभाबेन जैन जी, महापौर अहमदाबाद महानगर पालिका, आदरणीय श्री डॉक्टर अनंत बिरादर जी, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और वाइस चेयरमैन सूर्या फाउंडेशन, माननीय योग सेवक प्रिय भाई श्री शीशपाल जी, चेयरमैन गुजरात राज्य योग बोर्ड, माननीय डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय डॉक्टर मुकेश भाई शाह जी, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात, माननीय डॉक्टर भरत भाई शाह जी, निदेशक निसर्गोपचार केंद्र विनोबा आश्रम वडोदरा, यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, महानुभाव और प्रकृति प्रेमी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे आपके बीच में आकर प्रसन्नता इसलिए है कि आज के इस भौतिकवाद के युग में जिसके दुष्परिणामों को भी लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप वो लोग उनके बीच में स्वास्थ्य का दीपक, आने वाली पीढ़ियों के बचाने का एक संकल्प और प्रकृति से जुड़ाव का जो महाअभियान चला रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजक मंडल को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, भारतीय ऋषि और मुनि जिनका चिंतन पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर, जंगलों के झोंपड़ों में बैठकर, पर्वत की उपत्यका के साथ और कल कल रव कर बहने वाली नदियों के संगम के साथ जो प्रकृति से जुड़ाव था, आज मनुष्य उसको भूलता जा रहा है। प्रकृति का एक नियम है कि जो व्यक्ति उसके साथ जितना संबंध स्थापित करके चलता है, वो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पूर्ण रूप से आनंद और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जितना हम प्रकृति से दूर हटते चले गए, उतना ही हम हर प्रकार के दुखों के संकट में पड़ गए। जब तक पुनः प्रकृति की ओर नहीं लौटेंगे, तो इसका समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद के ऋषियों ने, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने, और वर्तमान में मैं उनको जरूर स्मरण करूंगा, पद्मश्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, जो सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन है, लगभग 30-32 साल पहले उनसे
से मेरा परिचय हुआ था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हर प्रकार की भौतिक सुविधाओं को लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उन्होंने अपने द्वारा कमाए गए धन को इस प्रकृति की रक्षा और मानव सेवा और प्राणी सेवा के लिए समर्पित किया। आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन की भगवान से मैं मंगल कामना करता हूं। वो इसी प्रकार अपना मिशन आगे बढ़ाते रहे। सही रूप में झिझोली में उनका एक केंद्र होता था। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मैं प्रधानाचार्य था। उनसे मेरा छोटा सा संपर्क हुआ और फिर मेरे को वहां बुलाते थे। उस काल में उन्होंने वहां प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की हुई थी और वो प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और जितने उनकी सूर्या फाउंडेशन में इंडस्ट्रीज में कार्यकर्ता कर्मचारी हैं, उनको वो वहां बुलाते थे और इन सब ट्रेनिंग को विधिवत उन सबको सिखाने का काम करते थे। और उनसे मैं भी प्रेरित हूं कि ये बहुत बढ़िया समाज सेवा का काम है। मैं गुरुकुल चलाता था। मेरा जो गुरुकुल था उसे सरकारी कोई अनुदान मिलता नहीं था। बच्चे वहां गरीबों के पढ़ते थे, खर्चा वो वहन नहीं कर पाते थे। तो मैं गेहूं, चावल, धन उनके लिए दान में लोगों से घर घर जाकर के मांगता था उन दिनों। तो एक बार मैं बड़ा गंभीर बीमार हुआ। जून का महीना था, लूएं चल रही थी और मैं उन बालकों के लिए गेहूं गांव-गांव से इकट्ठी कर रहा था। लूएं लग गई, बीमार हो गया। उस समय मैंने नेचुरोपैथी का नहीं पता था। शरीर मजबूत था, बलवान था। गुरुकुलों में पढ़े, वहीं कुश्ती करते थे। योग प्राणायाम तो गुरुकुलीय जीवन का एक हिस्सा होता था। लेकिन लंबी बात न करते हुए मैं बहुत गंभीर बीमार हुआ और इतना हुआ कि एलोपैथी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। आयुर्वेद भी वहां फेल हो गया, होम्योपैथी ली वो भी फेल हो गई। लेकिन मैं नेचुरोपैथी के एक हॉस्पिटल में मेरठ के पास पांचली स्वामी जगदीश्वरानंद जी के सानिध्य में रहा। पौना 3 महीना में जिस आदमी की मृत्यु घोषित कर दी गई थी, उन्होंने मेरे को स्वस्थ कर दिया। उसके बाद मैंने गुरुकुल में आकर के एक प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल लोगों से दान मांग के करता और उसका उद्घाटन मैंने माननीय जयप्रकाश जी अग्रवाल जी से करवाया, क्योंकि वो उस विद्या को जानते समझते और उनमें वो भाव। खैर भाई और बहनों, आपके आगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी देना, उसकी आवश्यकता मैं यूं नहीं समझता कि आप यहाँ जितने भाई और बंधु, आप तो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस प्रदेश में भाई शीशपाल जी ने योग का इतना जबरदस्त अभियान चलाया हुआ कि उनके अनेक कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का मौका मिलता। एक दीवाना और पागलपन जिसे कहते ना, वैसा लेकर के वो काम के लिए चलते हैं। और आप सबको भी मैं एक निवेदन करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस दुनिया में, ध्यान करो मेरी बात की, इस दुनिया में बहुत समझदार लोगों ने बहुत बड़े कार्य नहीं किए। जो लोग दीवाने होते, घर खूब तमाशा देखते, उन्होंने दुनिया में इतिहास बनाए। और इसका एक उदाहरण, जिन दिनों देश की आजादी का अभियान चल रहा था, एक नौजवान
राम प्रसाद बिस्मिल को देशभक्ति के अपराध में गोरखपुर की जेल में अंग्रेज ने कैदी बना लिया और लंबे समय से युवा उस दिन की प्रतीक्षा में था कि कब मेरे को फांसी दी जाएगी और मैं फांसी के तख्ते पर लटक कर इस जीवन से मुक्ति जिससे अंग्रेज डरता भय खाता है, इससे मुक्ति लेकर के दूसरा जन्म लूंगा और फिर देश के काम करूंगा। इस भाव के साथ वो दिन आ गया। अंग्रेज जेलर उनके पास टेलीग्राम लेकर के पहुंचा, राम प्रसाद कल प्रातः 7 बजे तुम्हें देशभक्ति के अपराध में फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। राम प्रसाद की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आप उसकी जीवनी को पढ़ें, वो दंड बैठक लगाता है, व्यायाम करता है। लोगों ने पूछा, रे सवेरे तो फांसी हो जाएगी तो ये दंड बैठक योग प्राणायाम किस लिए कर रहा? ये मेरे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है, ये मेरे संस्कार अगले जन्म में भी काम आए इसलिए मैं काम कर रहा हूं। एक विचार। खैर, जो बात मैं कहना चाहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल के पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां, एक लकड़ी के गाड़ी जो हाथ से खींच करके फांसी की तरफ ली जाती थी, उसमें उसको डालकर ले जा रहा और राम प्रसाद मुस्कुराता हुआ कुछ गुनगुना रहा। वो बहुत अच्छे शायर थे, उनका शेर और शायरी बहुत क्रांतिकारियों ने सुन करके उनसे प्रेरणा ली थी। मन में गुनगुना रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी, फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहा। जो जेल में कर्मचारी काम करते थे, उन्होंने फांसी की ओर जाते हुए आदमी को मुस्कुराते हुए देखकर आपस में चर्चा करनी शुरू की। अंग्रेज ने राम प्रसाद को लगता इतनी यातना दी कि ये तो पागल हो गया, पागल हो गया। जब ये शब्द बोले तो वो राम प्रसाद के कानों में पड़ गए और राम प्रसाद ने पागल शब्द सुन करके वही एक शेर बना दिया। और वो शेर जो है उन लोगों के लिए है जो राम प्रसाद जैसे दीवाने होते। क्या बोला उन्होंने? अरे इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो भाई और बहनों, ऐसे दीवाने पागल लोग जो राष्ट्र के कल्याण के मिशन में रात और दिन दीवाने हो जाते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। मैं समझता हूं कि एक जमाना था जब नेचुरोपैथी को लोग प्राकृतिक चिकित्सा को न के बराबर जानते थे। ये विद्या हम बधाई देते हैं, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं कि वो इस विद्या को लेकर के आए थे। और ये विद्या मूल तो भारत की विद्या, आयुर्वेद के यहाँ वैद्य बैठे होंगे, आचार्य बैठे होंगे। हमारी आयुर्वेद का जो पंचकर्म का विभाग है वो लगभग इसी प्रकार की विद्या से युक्त है। और उसमें हमारे आचार्य लिखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना, ये तो जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती केवल और केवल स्वस्थ शरीर के द्वारा, निरोगी शरीर के द्वारा। स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ आत्मा और मन बसते हैं। स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के और विश्व के काम आ सकता है। जो खुद बीमार है वो दूसरों की क्या सेवा करे? इसलिए हमारे यहाँ बड़ी मोटी कहावत है, पहला सुख निरोगी का है। ये सबसे बड़ा सुख है। तो शरीर स्वस्थ रहे, हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के द्वारा
और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा, उसका एक भाग जो उससे भी परिष्कृत होकर के बाहर आए कि भाई प्रकृति के साथ जुड़कर हम ऐसा तरीका अपनाएं जीवन का कि बीमार ही ना हो। और ये संभव है, ये संभव है। और आप जो प्राकृतिक चिकित्सा के जुड़े लोग हैं वो इसको जानते हैं। भाई और बहनों, इस दुनिया में असंख्य प्राणी, असंख्य प्राणी, उनमें एक मनुष्य भी है। विचार करो थोड़ा सा, इस समझदार आदमी को छोड़कर बाकी धरती पर बताओ किन प्राणियों के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, कहां डॉक्टरों की टीम है। मैं कई बार बोलता हूं, आप डिस्कवरी चैनल देखते, उसमें आपने अनुभव किया होगा आकाश में कितने तरह के पक्षी, जीव जंतु, समुद्र में कितने, धरती पर कितने रहते। इन सब के लिए आपने समुद्र में डिस्कवरी चैनल देखते हुए कभी समुद्र में कोई पीजीआई जैसी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दी, कोई एम जैसे संस्थान बने दिखाई दिए, कहीं कोई डॉक्टरों की टीम दिखाई हो, कहीं कोई मेडिकल सेंटर बना दिखाई दिया हो, किसी मछली को चश्मे लगाए देखा हो, किसी गाय भैंस को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपनाते देखा हो? क्यों भाई लोग, है क्या कहीं? केवल ये जो समझदार आदमी है ना, मनुष्य, यही बीमार है। इसी के लिए व्यवस्था है। और इसके लिए क्यों है, इसका स्पष्ट कारण है कि दुनिया के जितने प्राणी हैं वो सीधे सीधे भगवान की, प्रकृति की व्यवस्था में जीवन जीते। और आदमी अपनी अकल का दुरुपयोग करके प्रकृति से सीधा फाइट करके सुखी होना चाहता है, वो संभव हो ही नहीं सकता। और हम देखते, मैं ये बात लोगों के बीच में बताता हूं, असंख्य प्राणी है। एक समझदार आदमी है जिसके घर में किचन है, रसोई है, जो भगवान का नाम तो सबसे ज्यादा रटता है, लेकिन भगवान में विश्वास कम करता है। और बाकी जितने प्राणी हैं धरती पे, सब परमात्मा की बनाई रसोई में पका हुआ आहार लेते हैं। और वो लेते जो लेने का, वो नहीं लेते जो नहीं लेने का। ये व्यवस्था उन सब प्राणियों में, वो सब स्वस्थ है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, वो तो बीमार मिल जाएंगे जो समझदार आदमी के कब्जे में आ गए, जो इसके खूंटे पे बंध गए। लेकिन जो इससे हटकर जंगलों में डायरेक्ट प्रकृति के साथ रहते हैं, उनको ना डॉक्टर की जरूरत है, ना दवाई की जरूरत है, ना हॉस्पिटल की जरूरत है। और वो प्रकृति के साथ जुड़ करके लंबा सुखमय जीवन जीते। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है कि जो नियम प्रकृति के हैं उनके साथ जुड़ करके चलो। मेरा आपका शरीर पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि से बना है। भाई पंच तत्वों से शरीर बना है, तो इन पांचों तत्वों से इसकी मरम्मत होगी। अब ये आपके पास लकड़ी की मरम्मत करनी तो लकड़ी से होगी, किसी लोहे की मरम्मत करनी तो लोहे से होगी। तो जब हमारा शरीर बना मिट्टी से है, तभी तो आपने मड लेप करके आज विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये जो चीज हम प्रकृति की भूल गए, शरीर में पानी की मात्रा सबसे अधिक है, जल, इसमें जितना हम उपयोग में लाएंगे स्वस्थ रहेंगे। आकाश और वायु जैसे प्रकृति में काम करते, वो हमारे शरीर में भी काम करते हैं। इतना बड़ा बड़ा मोटा सिद्धांत हमारे लोगों ने दिया, आज हम उससे दूर हटते चले गए। ऋषियों ने योग, प्राणायाम, एक ऐसी विद्या जो हमारे आध्यात्मिक भी शक्ति देती, शरीर को भी स्वस्थ करती, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। आज तो भारत में
सूर्यवंशियों की बहुत बड़ी संख्या हो गई। समझते हो सूर्यवंशी कौन है? आप नहीं समझते। जो सूरज की धूप पूरे शरीर पर लगने के बाद ही जागरण करते हैं, जबकि ब्राह्म मुहूर्त, ऋषियों ने कहा ब्राह्म मुहूर्त, उसमें शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उस समय जागरण होना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखिए, दादा दादी को। मेरे को याद नहीं, गांव में रहते मैंने एक भी आदमी को अपनी जिंदगी में, जब मैं छोटा था, सूर्य अस्त के बाद मैंने सोता देखा, कोई नहीं देखा। मेरी माँ, मेरी बड़े भाई थे, उनकी धर्मपत्नी भाभी जी, वो माँ को मैंने कभी सोती ही नहीं देखी जिंदगी में। वो सबको सुला के सोती थी और सबके जागने से पहले जागे मिलती थी। ये नियम था उनके जीवन का। सवेरे 3:30-4 बजे तो घरों में चक्की चलानी शुरू हो जाती थी, फिर दूध बिलोना शुरू हो जाता था, पशुओं के लिए चारा करते थे, उनका तो व्यायाम उसी में कितना हो जाता था। और जब वो उठते थे, शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन स्वाभाविक उनको मिलता था। समय पर वो सोते थे, समय पर वो भोजन लेते थे, मोटा उनका खाना था। आजकल ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, जहर जो बाजारों में मिल रहा है, इसको कोई जानता ही नहीं था। और इसी का परिणाम ध्यान करो, आज से 30-40 साल पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, कैंसर क्या, कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, कोई पेनक्रियाज फेल हो गई नहीं जानता था, घुटने कोई नहीं बदलवाता था। आज लाइन लगी है हॉस्पिटल में, भरे पड़े हैं अस्पताल। इसका मूल कारण हम सब प्रकृति से दूर चले गए। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा यही संदेश देती है कि हम जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रकृति प्रेमी, आप दीवाने बनकर के राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरह, जयप्रकाश अग्रवाल जी की तरह, भाई शीशपाल जी और हमारे आदरणीय अनंत बिरादर जी को मैं 30 साल पहले से जानता हूँ, एक मिशनरी के साथ काम करते हैं। ऐसे लोग जब मिल करके किसी मिशन को चलाते तो समाज के लोगों का बहुत बड़ा भला और उपकार कर पाते, बहुत बड़ा कल्याणकारी ये कार्य है। ये कौन सा तरीका है भाई लोगों? पहले बीमार होंगे, फिर इलाज कराएंगे, ये तो कोई बढ़िया तरीका नहीं। ऋषियों ने कहा सबसे बढ़िया तरीका है बीमार ही मत बनो। जब बीमार ही नहीं होंगे तो इलाज करने की क्या जरूरत है? लेकिन आज हम सब ने प्रकृति को दूषित कर दिया। आज आप और मैं जितने लोग बैठे, वो भी न चाहते जहर खा रहे। मैं प्राकृतिक खेती की दिशा में भी काम करता हूं। सौभाग्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आध्यात्मिकता से, गंभीरता से जिनका जीवन जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आयुष मंत्रालय अलग स्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य इस देश के लिए किया, जो आध्यात्म और विरासत को बचाने का काम करते, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह जाना कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य बचा रहे। इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया और भारत का सबसे पहला और विश्व का प्रथम प्राकृतिक खेती का विश्वविद्यालय हलोल गुजरात में अपना काम करना शुरू कर चुका है। इसके पीछे यही सोच है कि आज भाई और बहनों, मैं और आप योग भी करें, प्राणायाम भी करें, प्राकृतिक चिकित्सा भी करें, तो भी स्वस्थ होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि आहार जो हम ले रहे, हवा जो ले रहे, पानी जो पी रहे, खाद्यान्न जो ले रहे,
सब में जा रहा, इतनी दुर्गति हो चुकी। कल परसों आपको ध्यान होगा, परसों कैंसर दिवस था। आपको गुजरात की अकेले की मैं बात बता रहा हूं। अकेले गुजरात में परसों रिपोर्ट आई है 790 लोग पर डे नए कैंसर रोगी आ रहे हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सरकार के स्वास्थ्य विभाग का है। 790 लोग प्रतिदिन नए, रोजाना नए पेशेंट आ रहे हैं। ये हाल हमारा बन चुका है। पिछले इन 3-4 सालों में रोगी बिल्कुल डबल हो चुके पूरे देश के अंदर। हार्ट अटैक 60 साल के बाद सुनते थे हम, 20 साल पहले एक अटैक आ गया, लोग समझ लो भाई, फिर दूसरा आएगा, फिर भी चिंता नहीं, तीसरे में नंबर पड़ता। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों के 10-12 वर्ष के बच्चे तक अटैक आ रहे, 30-40 साल के जवान को अटैक आ रहे। बालक ग्राउंड में खेल रहे, वहां गिरे मर गए, स्कूल में गिरे मर गए, सीढ़ी पे चढ़े गिर गए मर गए, पोस्टमार्टम किया हार्ट अटैक। ये सब क्यों है? हमारे शास्त्र में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, नैतु कारणाभावात् कार्य भाव। दुनिया में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर वस्तु का कारण बनता है। भाई वर्षा तभी होगी जब बादल होगा, धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी। कोई आदमी यूं कहे धुआं तो बिल्कुल बहुत था लेकिन अग्नि नहीं थी, कोई कहे वर्षा बहुत हुई लेकिन बादल एक भी नहीं। कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। कारण से ही कार्य। भाई लोगों, ये हार्ट अटैक 40 साल पहले जानता नहीं था, आज है। कैंसर जानते नहीं था, आज है। पेनक्रियाज फेल हो गई, आज है। किडनी फेल हो गई, आज है। घुटने बदल रहे, आज है। तो कोई कारण तो होगा, या यूं ही हो गया? यदि कारण नहीं तो ये पहले भी होना चाहिए था, 40 बरस पहले भी सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं था, आज है। उसका कारण पहले लोग जहर मुक्त आहार लेते थे। ये यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना जहर सब फलों में, कितना पता? अभी 1 महीना पहले दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर उन्होंने एक रिसर्च किया। 105 मां पकड़ी, 105 मां जिन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया था। उन सभी 105 मां के दूध के सैंपल लिए जो अपने बच्चों को पिलाती थी, वो लैब में लेके गए और जब चेक करके रिपोर्ट आई तो 105 में से 105 मां के दूध में जहर पाए, पेस्टिसाइड, यूरिया और उसमें तरह तरह के विष पाए गए। अब बताइए, बालक के लिए मां का दूध तो सबसे उत्तम आहार है। पैदा होता बच्चे को ही जहर दिया जा रहा। फिर उस मां का आहार देखा, वो जिस गाय भैंस का दूध पीती उनका चेक किया, उनमें भी यही जहर पाए। आप जो पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, खाते हैं, सब में यही। इसलिए भाई और बहनों, प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा और कोई नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई रास्ता नहीं। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। भगवान कृष्ण गीता में कहते आहार की शुद्धता से ही मन, विचार, आत्मा और मन की शुद्धि होती है। आज हम देख रहे हैं लोग इतना तामसिक आहार ले रहे हैं, इतना स्लो पॉइजन जहर शरीरों में जा रहा, आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आपस में घरों में झगड़े हो रहे, पड़ोसी झगड़ रहे, भाई भाई झगड़ रहे, छोटी छोटी बातों पर तलवारें चल जाती, चाकू चल जाते। क्या ये तरीका है? ये कहां से हुआ? हमारे बड़े बुजुर्ग तो बड़े
जंतुओं की प्रजातियां लुप्त कर दी। आदमी आज हिंसक बन करके लड़ रहा है और धरती को नरक बना रहा है। इन सब चीजों का समाधान हमारी भारतीय ऋषियों की परंपरा, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब वो सिद्धांत थे कि जो प्रकृति से जुड़े थे। यूनानी पद्धति, ये सब हमारी ऐसी प्रकृति से जुड़ी विचारधारा थी। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं बधाई देता हूं आदरणीय अनंत बिरादर जी को और भाई शीशपाल जी को, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर मुकेश भाई शाह और भरत भाई शाह जी और आपकी टीम की जो इस मिशन में आने वाली पीढ़ी, युवा, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष जीवन को जीने का तरीका सीखे। क्या खाएं, क्या ना खाएं, जीवन कैसे जिए, हमारा सोना उठना कैसे हो, हमारी दिनचर्या और खान पान कैसे हो, ये सब चीज पढ़ाई जानी चाहिए बालकों को। और जो उनका मिशन है कि इस दिशा में सकारात्मक सरकारों की ओर से कदम उठे, तो मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस दिशा में जरूर चर्चा करूंगा और कोई ऐसा कॉलेज जो प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से जहां शोध हो और कार्यक्रम चले, इस दिशा में एक प्रयास मैं करूंगा। और प्राकृतिक जो खेती का विश्वविद्यालय, ये हम बनाने में सफल हुए और अब इससे देश में रास्ता बनेगा। ऐसे हमारी स्वास्थ्य की ये प्रक्रियाएं भी भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम जो 8 दिन चलने वाला है और जो पूरे देश के हर प्रांत में आपने अभियान चला है, इसके लिए मैं आपको राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, सूर्या फाउंडेशन और योग बोर्ड सबको बधाई और साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।